हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी। और कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को विक्टोरियन एज के कुछ प्रसिद्ध राइटर्स के बारे में बताया। और जो है कैसा आपको लगा, आपने जो है उस पे जो है अपना रिस्पांस जो है वो थोड़ा कम ही रहा है उस पे। कोई बात नहीं, अगर जो है जैसा भी आपको लगा प्लीज़ जो है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स जो है बताते हैं कि उनको हिस्ट्री कैसी लग रही है। एंड हिस्ट्री विद इंग्लिश, विद हिस्ट्री विद स्वाति मैम। और आज जो हम लोग कर रहे हैं, आज है मॉडर्न एज। अब हम लोग विक्टोरियन एज से आगे बढ़ के मॉडर्न एज पे बढ़ते हैं। आपको पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा सरियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्यूबिज्म। आज मैं मॉडर्न एज के कुछ उन पहलुओं के बारे में बताऊंगी जिससे मॉडर्न एज जो है वो परिभाषित है। और मॉडर्न एज के राइटर्स में अगर हम कहें तो वर्जीनिया वुल्फ, और इसके अलावा जॉन गॉल्सवर्दी, ये सारे मॉडर्न राइटर्स हैं। जैसे गॉल्सवर्दी के जो वर्क्स हैं जो उसने लिखे हैं, प्रॉब्लम प्लेस हैं, या जो जिसमें उसने लेबर क्लास को और उनको दिखाते हुए जो है वो लिखा है। तो क्या थी ये एज, इस एज में किस चीज की वरीयता दी गई, ये सब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। बड़ी टिपिकल सी जो है ये एज है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों क्यों है कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में पहले सुनते हैं। क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु के बाद, यानी कि 1901 के बाद जो दुनिया थी वो होनी तो ये चाहिए थी। क्वीन विक्टोरिया की एज के बाद लोगों में एक अनरेस्ट सा, एक जो चीजें क्वीन विक्टोरिया के समय पे बहुत अच्छी मानी जाती थी, इस एज में, मॉडर्न एज में बहुत हद तक उन चीजों को नकार दिया गया। ये एज सपने टूटने की, डिसइल्यूजनमेंट की एज थी। आपको पता है इस एज में 1922 जो साल है वो एक लैंडमार्क साल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस साल वेस्टलैंड आई थी टीएस इलियट की, यूलिसिस आई थी जेम्स जॉयस की, और जैकब्स रूम आई थी वर्जीनिया वुल्फ की। तो ऐसा क्या था इनमें कि जिस वजह से ये लैंडमार्क ईयर माना जाता है। ये साल जो था, ये जो मॉडर्न एज थी 1901 से 1960। हालांकि उन इसके अलग अलग पीरियड्स हैं, जैसे 1900 से 1945 तक, या 1900 से 1960 तक जो है उसे लेते हैं। तो चलिए 1960 तक का जो है हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न हो जाता है। तो ये एज साइंस की एज थी। इस एज में रेशनैलिटी, साइंस बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ था। इस एडवांसमेंट ने कहीं ना कहीं लोगों की जो रियल सेल्फ थी उसे खत्म कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है, इस एज में साइंस के डेवलपमेंट की वजह से वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुए। अब वर्ल्ड वॉर 1 का, वर्ल्ड वॉर 2 का मॉडर्न एज से क्या लेना देना है, ये समझिए कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर के होने की वजह से वो जो हॉरर्स थे वर्ल्ड वॉर के, उस समय के राइटर्स की राइटिंग में वो देखने को जो है वो मिलता है। डिसइल्यूजनमेंट, फ्रेगमेंटेशन, ब्रोकन इमेजेस, इंसान के प्रति नफरत, ये क्रुएल्टी, डिसइल्यूजनमेंट यानी कि सपनों का टूटना, ये लिटरेचर जो है वो दिखाता है। इस एज में जो सबसे ज्यादा, जो इसमें जो कहना चाहिए अपनी बात को खुल के रखने वालों में से थे, वो थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्होंने इस एज के सुपरस्टिशंस पे, साइंस के सुपरस्टिशंस पर जो है वो प्रहार किया। ये एज डोमिनेटेड थी कुछ लिटरेचर में, इस एज का कुछ जो मूवमेंट्स थे उसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब वो मूवमेंट्स क्या थे, मैं आपको सरियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और आज क्यूबिज्म है, ऐसे इसमें डेटाइज्म है, इमेजिज्म है, सिंबलिज्म है, ये काफी सारे मूवमेंट्स हैं। इन शब्दों को समझे बिना मॉडर्न लिटरेचर को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे एबीसी को समझे बिना हम सेंटेंस नहीं पढ़ सकते, उसी तरीके से इनको समझे बिना हम मॉडर्न लिटरेचर को के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकते। तो मैं आपको सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ, ये आप चाहे तो इसे कह दें कि ये लिटरेरी टर्म है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, ये जो वर्ड है ये साइकोलॉजी से लिया गया, साइकोलॉजी से लिया गया, और इसको सबसे पहले यूज किया था विलियम जेम्स ने।
विलियम जेम्स ने इसे यूज किया था अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। अब इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूं। अच्छा लगे प्रयास तो बता दीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति के विचारों को, एक्सटेंडेड विचारों को बताना, व्यक्ति के मन के विचारों को बताना। अब इसमें क्या बात है, कॉन्शियसनेस कैसे है, जब किसी चीज को देखते हैं, उस चीज को देख के एक विचार आया, उस विचार से श्रृंखला जुड़ी, उस विचार से एक और विचार आया, उस विचार से एक और विचार आया। तो यानी कि जब आपने एक चीज देखी, आप ऐसा समझिए आपने एक टैक्सी देखी, उस टैक्सी को देखकर आपके मन में एक विचार आया, उस विचार से आप जहां पहुंचे, उस टैक्सी से आपके मन में किसी दोस्त की इमेज आई, उस दोस्त के बारे में सोचते हुए आपके मन में किसी मार्केट की इमेज आई, उस मार्केट के बारे में सोचते हुए आपके मन में किसी पार्टी की इमेज आई। तो ये खूब सारी इमेजेस, एक्सटेंडेड थॉट्स को क्या कहा जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि जब एक व्यक्ति के अंदर विचारों की श्रृंखला चलती है, वो विचार टूटे हुए भी हो सकते हैं, वो एक उसमें नहीं चलते, कड़ी में नहीं चलते, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यहां से वहां तक पहुंच जाते। यानी कि इसमें विचार हम पढ़ते नहीं है, सुनते हैं। इस टेक्निक को यूज करा है जेम्स जॉयस ने यूलिसिस में, वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डेलोवे में, और इसमें मिसेस डेलोवे ने जो नॉवल है मिसेस डेलोवे वर्जीनिया वुल्फ का, वो एक दिन की कहानी है जिसमें लंदन की स्ट्रीट में विभिन्न जो कैरेक्टर्स हैं उनके विचारों की श्रृंखला बताई गई है। ये एज डोमिनेटेड थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग के द्वारा। इंटीरियर मोनोलॉग यानी कि जब इंसान के अंदर जो है वो विचार चलते हैं, वो दूसरे से कुछ नहीं कहता, वो डायलॉग सारे अंदर चलते हैं और हम उन विचारों को केवल महसूस सुनते हैं, वो पढ़े हुए नहीं, उनको हम सुनते हैं। जैसे टीएस इलियट ने द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड रूफ्रॉक में इंटीरियर मोनोलॉग का यूज करा है। अब आप सोच रहे होंगे इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ही चीज है। बहुत हद तक जो है दोनों में समानता है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो ग्रामर होती है वो टूटी हुई होती है, लेकिन जो इंटीरियर मोनोलॉग की ग्रामर होती है, सिंटेक्स होती है, वो बिल्कुल अरेंज्ड होती है। ये दोनों में अंतर होता है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि आसान शब्दों में कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसी भी कैरेक्टर के विचारों को, कई सारे विचारों की श्रृंखला को बताना, उसे कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इस एज के जो राइटर्स थे उन्होंने बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड प्लॉट की जगह उन्होंने फ्रेगमेंटेड चीजों को जो है, यानी कि टुकड़े टुकड़े को जो है वो ज्यादा जो है वो बल जो है वो दिया है। मतलब इनर डायलॉग साइकोलॉजी को जो है वो ज्यादा बल दिया है। यही चीज मैं भी आपको इसमें लिख के बता दूं। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और थोड़ा सा जो मैंने अभी बताया, तो जो आप लोग इसमें, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि इस मॉडर्न एज में शॉर्ट में ही इसको जो है बताना है कि क्या है, लेकिन ये लिटरेरी टर्म्स भी हैं। मॉडर्न एज को समझना है तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि मॉडर्न एज it was completely different from Victorian age. World War One, 1914 to 1918, and World War Two, 1939 to 1943, just put the writers in disillusionment. ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके आप लोगों को इसकी
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये लिटरेचर को डोमिनेट करने वाली टर्म्स थी। तो इसमें ये है, ये लिया गया है, ये टर्म यूज किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। लिटरेचर में यूज किया इसे जेम्स जॉयस ने, यूलिसेस में, जो कि उसका नॉवल है, और भी बहुत सारे में है। वर्जीनिया वुल्फ ने यूज किया इसे मिसेस डैलोवे में। एक दिन का एक्शन है इन दोनों में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स नेचुरल फ्लो ऑफ एक्सटेंडेड थॉट्स, जिसमें बहुत सारे सेंसरी इंटरप्रिटेशंस को ले लिया जाता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स विचारों की श्रृंखला, और विचार एक चीज से दूसरा, दूसरे से तीसरा विचार बनना। तो ये देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है सरियलिज्म के बारे में बताती हूँ कि सरियलिज्म क्या है। देखिए, अब सरियलिज्म आपको मैं किसने लिखा, सरियलिज्म मतलब सरियलिज्म क्या है, क्या चीज है, इसके बारे में बताती हूँ। ये नेक्स्ट है हमारा जो मॉडर्न एज का ही जो लिटरेरी ट्रेंड है। ये एक पेंटिंग्स में आया हुआ एक जो है लहर है, पेंटिंग में आया हुआ एक मूवमेंट है। क्या? आंद्रे बेथन इन पेरिस in 1924। ठीक है, क्या था? आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट। कहना चाहिए स्पीयर हेडेड बाय आंद्रे ब्रेथन इन पेरिस इन 1924। आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी जो है ये मूवमेंट था। अब ये सरियलिज्म है क्या? 17वीं और 18वीं सेंचुरी के जो राइटर्स थे, उन्होंने बल दिया था तर्क पर बल दिया था, और उन्होंने तर्क पे, इंडिविजुअलिज्म पे बल दिया था। उन्होंने लेकिन इन्होंने तर्क को परे छोड़ा, कहा कभी कभी कि उन्होंने कहा इरेशनल, अतार्किक कॉन्शियसनेस जो होती है, जो अतार्किक अनकॉन्शियस माइंड है, इरेशनल अनकॉन्शियस माइंड जो है उसकी सुपीरियर क्वालिटीज होती है। यानी कि कभी कभी तर्क के परे भी जो है वो सोचना चाहिए। और इन्होंने कहा इसका गोल था कि भाषा को सभी तरह के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म, रेशनलिज्म, कई बार अतार्किक चीजों को भी लिटरेचर में स्थान जो है वो देना चाहिए, तभी वो जो है वो सरियलिज्म बनता है। यानी कि भाषा के बंधनों से मुक्त करने को ही, हर तरह की लैंग्वेज में किसी भी प्रकार के बंधन जो है वो नहीं होने चाहिए, ये सरियलिस्ट ने जो है वो कहा। तो देखिए, सरियलिस्ट में जो है मैंने आपको ये एक आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट था, और इसमें जैसे कहते हैं कि 17 and 18 सेंचुरी चैंपियन रीजन एंड इंडिविजुअलिज्म। ओके जी। And it suppressed superior quality of the
irrational, unconscious mind. Its goal was to liberate language thought and human experience from rationalism. हर चीज को तर्क की कसौटी पर जो है वो मत कसो. तो सरियलिज्म स्पीयर हेडेड बाय आंद्रे ब्रेतन ने किया था पेरिस में. ये एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था. उन्होंने ये कहा कि 17वीं और 18वीं सेंचुरी के जो राइटर्स थे वो तर्क को और इंडिविजुअलिज्म को बल देते थे. इन राइटर्स जो सरियलिज्म को फॉलो करते थे, यानी कि लिटरेचर में सरियलिज्म को फॉलो करते थे, उनका मानना था कि कई बार तर्क के परे भी चीजें होती हैं. तो भाषा, यानी कि जो लिटरेचर की भाषा है, उस भाषा, विचार और मानवीय संवेदनाओं, मानवीय एक्सपीरियंस को रेशनैलिटी यानी कि तार्किकता से परे करना, उसे ही क्या कहा जाता है? सरियलिज्म. तो ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज हमें किसमें देखने को मिलती हैं? मॉडर्न एज में. माना आज कुछ हम भारी भरकम से शब्द जो हैं वो कर रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि विचारों की, ये सारे एक्चुअली क्या है ना, इस एज में इंसान का भ्रम टूट गया था. वो जो दुनिया इतनी सुंदर दिखाई देती थी ना, कि दुनिया बहुत सुंदर है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भ्रम टूट गए थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. इसीलिए इस समय का जो लिटरेचर लिखा गया वो यही चीज है, ये टूटी हुई खंडित मूर्तियां, ये इंसान का अपनी बात को कह के प्रस्तुत करना, सीधे सपाट शब्दों में कहना नहीं, दिमाग की गहराइयों में कहीं जाके उसकी अंतर मन को, उसकी अंतर विचारों को जो है, अंतर्निहित विचारों को जो है वो बताना, ये इस लिटरेचर का मेन एम था. यानी कि इंसान ने इस मॉडर्न एज में जो लिटरेचर लिखा गया है, दैट इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना कि जो बाहरी एनवायरनमेंट है उस पर वो डिपेंड करता था. देखिए, ये हुआ आपका सरियलिज्म. आज मैं आप लोगों को जो तीसरा मूवमेंट करा रही हूं वो है इसमें क्यूबिज्म. बस अब इसका यहाँ तक कि बड़े भारी भरकम से शब्द हो गए हैं. तो देखिए, कोशिश तो मैंने पूरी करी है आपको समझाने की. तो देखिए, क्यूबिज्म के बारे में भी आपको बता देती हूं. ये एक एवॉनगार्ड मूवमेंट था. इट वॉज एन एवॉनगार्ड मूवमेंट spearheaded by Pablo Picasso, the painter. Emphasized subjective, mental experience over objective, sensible experience. देखिए, ये क्या है क्यूबिज्म? एवॉनगार्ड मूवमेंट है. सबसे पहले एवॉनगार्ड वर्ड का मतलब समझिए. एवॉनगार्ड का मतलब होता है समय से पहले, एक नया मूवमेंट. दैट इज नोन एज, जो समय से पहले और बहुत नया होता है, दैट इज नोन एज एवॉनगार्ड मूवमेंट.
ये पैब्लो पिकासो ने स्पीयर हेड करा था। इसमें मूवमेंट में था क्या, इसमें जो वास्तविक दिखाई देती हुई, जिसे हम वास्तविक कहते हैं, उस सच्चाई को छोड़ के जो हम एक्सपीरियंस अंदर से करते हैं उसको पेंटिंग्स में उतारना। यानी कि जो चीज हमें सामने दिख रही है उसको ना बनाते हुए जो हमारे को एक्सपीरियंस हो रहा है या हमारे अंदर से भावना आ रही है उस चीज को देखकर उसको पेंटिंग में उतारना। ये तो था पेंटिंग में। अब इसे लिटरेचर में कैसे यूज किया, इसे लिटरेचर में यूज करा क्यूबिज्म को जेम्स जॉय, वर्जीनिया वुल्फ, हालांकि बहुत सारों ने यूज करा, मैंने यहाँ पे दो ही नाम लिए हैं। क्यूबिज्म में जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने, इन्होंने इस मूवमेंट को लिटरेचर में लिया कि बाउंड्री, कि जो लिटरेचर की बाउंड्री है उसको जो है वो उससे आगे निकलना, उस बाउंड्री को ना मानना। अब इन्होंने क्या क्यूबिज्म में करा, उन्होंने बाहर का जो लैंडस्केप था, यानी कि जो बाहर चीजें दिख रही हैं उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किस चीज पर, जो इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है उन फीलिंग्स को उन्होंने अपने वर्क्स में उतारा। और साइकी, इंसान क्या सोचता है, क्या उसका सबकॉन्शियस माइंड है, और उसमें सीधी कहानी, प्लॉट नहीं, एक घटना दूसरी घटना तीसरी घटना नहीं, बिखरी हुई घटनाएं, फ्रेगमेंटेड घटनाएं। और इसके अलावा इसमें सबकॉन्शियस जो है वो भावी हो गया कॉन्शियस पे, यानी कि सबकॉन्शियस चीज को, चाहे वो इरेशनल है, वो हावी हो गया रेशनल पे। दैट इज नोन एज क्यूबिज्म। तो आई नो कि आज थोड़ा सा जो टर्म्स थे दे वर डिफिकल्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, मगर आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड each and every concept crystal clear. If you do understand the terms and this age, do let me know about it, whether you got the points or not. And if you want me to deliver the lecture completely in English, you can comment in the comment section, and then I will be able to deliver the lecture completely in English, because I have command over both the languages. If you like it, do share it, and please share it if you like it. Thank you very much. We'll be meeting you tomorrow.